गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से आपका अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ, नागरिक संहिता क्या थी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और 1815 ईस्वी के बाद का संरक्षणवाद क्या था। 1815 ईस्वी के बाद का संरक्षणवाद ही वीना संधि के नाम से जानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि वीना संधि के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो आइए हम देखते हैं वीना संधि के प्रमुख बिंदु क्या थे। हाँ तो बच्चों, वीना संधि के प्रमुख बिंदु कई प्रकार के हैं या कई बिंदु हैं और बारी बारी से हम आपको बताएंगे भी। वीना संधि के प्रमुख बिंदु में पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया। इसका पहला मुख्य बिंदु था जो बूर्बो राजवंश था जिसको स्थगित कर दिया गया था, उसे फिर से बहाल कर दिया गया। दूसरा मुख्य बिंदु था कि नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसमें प्रसा को पश्चिमी सीमाओं का क्षेत्र दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया या दिया गया। तीसरा बिंदु है नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। और चौथा मुख्य बिंदु था वीना संधि का, पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया। अब इसके बाद आता है क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग जो 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक रहा। 1830 से 48। तो इस समय यूरोप में प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ और 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दी। अब इन्हीं क्रांतियों के मध्य यूरोपवासियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय किस प्रकार हुआ। उदय
आइए हम समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। जब क्रांति फैली हुई थी चारों तरफ, उस समय लोगों के दिल में या मन में राष्ट्रवादी भावना कैसे उत्पन्न हुई। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार तथा संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मन दार्शनिक योहन गोटफ्रीड हेटर, जो सन 1744 से 1803 ईस्वी ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित थी। पोलैंड, जो अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। अभी आपने जाना कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय किस प्रकार हुआ और किस सन में हुआ। अब आगे हम आपको बताते हैं कि इन्हीं क्रांतियों और राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय होने के मध्य यूरोप में या उन यूरोप के उन देशों में आर्थिक मंदी की भी स्थिति आई। तो वह किस सन में आई और कैसे आई, तो आइए जानते हैं आर्थिक मंदी। देखिए, 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसमें 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अधिक वेतन की मांग करने लगे। सन 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस के सड़कों पर आ गई तथा लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को, वयस्क पुरुषों को मतदान या मत देने का अधिकार दिया गया तथा काम के अधिकार को सुनिश्चित कर दिया गया। अब इन्हीं बीच उदारवादी क्रांति क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति क्या रही। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि उदारवादियों की क्रांति क्या थी। इसमें 1848 ईस्वी में यूरोप के देशों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में उदारवादियों ने संविधान की मांग की। राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ, अर्थात संविधान की मांग को भी राष्ट्र राज्य के निर्माण के मांग के साथ जोड़ दिया। यूरोप में यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। तो बच्चों, इसी बीच हम एक क्रांति के बारे में और चर्चा कर रहे हैं, मई की क्रांति, जो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तय किया गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा, तो उसने उसे अस्वीकार कर निर्वाचित सभा के विरोधी राजा का साथ दिया। संसद में मध्यम वर्ग के या मध्य वर्गों का वर्चस्व था, जो श्रमिकों और कारीगरों की मांग का विरोध करते थे। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि अधिक से अधिक श्रमिक उनके यहाँ कार्य करें, वे उस श्रमिकों की मांग का विरोध करते थे। इन वर्गों ने उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाकर विधानसभा को विस्थापित या भंग करना पड़ा। इसी क्रांति में आगे जुड़ते हुए
महिलाओं ने भी उस समय आवाज उठाई और महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की भी मांग होने लगी। उसमें उदारवादी आंदोलन में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संगठन की स्थापना की, अर्थात सभी महिलाएं एकजुट होकर एक संघ का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया और उस संगठन में महिलाएं बहुत तेजी के साथ जुड़ने लगी और अपने अधिकारों की मांग करने लगी। सन 1848 ईस्वी में रूढ़वादी दल उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सक्षम थे। हैम्सबर्ग प्रभुत्व वाले क्षेत्र तथा रूस में गुलामी एवं बंधुआ श्रम अर्थात बंधुआ मजदूरी दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों आगे जर्मनी और इटली का निर्माण, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इन्हीं क्रांतियों के बीच जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे संभव हुआ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जर्मनी का एकीकरण। आइए बच्चों हम जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ या किस प्रकार से हुआ। तो सन 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूढ़वादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। आगे ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस और प्रसा के युद्ध ने जर्मन के एकीकरण का स्वप्न पूरा कर दिया। बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति के द्वारा जर्मन के एकीकरण में सफलता प्राप्त की। 1848 ईस्वी में जर्मन समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। जर्मनी के एकीकरण के समय निम्नलिखित घटनाएं हुई थी, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा के जीत के साथ समाप्त हो गया तथा एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 18 जनवरी 1871 को प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों ने या उन मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, अर्थात जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसमें विलियम प्रथम सम्राट बना। तो बच्चों इसके बाद जो है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उसको आप इसका अलग से नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। बाकी लिखने वाले नोट्स आपको अलग से ग्रुप पर भेजे ही जा रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़कर अपनी तैयारी घर पर व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।